हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट्स फाइंड करने का डिस्कशन कंप्लीट किया। हमने जाना कि एटॉमिक मासेस C12 आइसोटोप्स के रिस्पेक्ट में फाइंड किए गए हैं। C12 आइसोटोप हमारा रेफरेंस एटम है जिसको हमने 12 AMU मास असाइन किया है, एग्जैक्टली 12 AMU, और दूसरे एटम्स के मासेस का रेशियो C12 के साथ फाइंड किया है। फिर C12 को 12 AMU वैल्यू देकर दूसरे एटम्स का मास फाइंड किया है विच वुड बी कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट रिपोर्ट किया जाता है, यूज किया जाता है, वो एक एवरेज वैल्यू है। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट बाय डिफॉल्ट रेफर्स टू एन एवरेज एटॉमिक वेट। व्हाट काइंड ऑफ एवरेज? द एवरेज ऑफ द masses of all isotopes according to their natural abundances। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार समझाया था, नेचुरल अबंडेंसेस को वेटेज देते हुए आइसोटोपिक वेट्स का एवरेज लिया गया है। सो द एटॉमिक वेट्स दैट यू सी इन पीरियोडिक टेबल्स बिलो द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, दे आर एवरेज एटॉमिक वेट्स। और ऐसे ही कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स मैंने यहां पर भी आपके लिए लिखे हैं। आपको ये एटॉमिक वेट्स नोट कर लेने हैं। इस चैप्टर में किए जा रहे क्वेश्चंस में आपको ये एटॉमिक वेट्स यूज करने चाहिए। मैंने ये वैल्यूज अप टू 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ कर दी है। पीरियोडिक टेबल में आपको जो एटॉमिक वेट्स दिखेंगे वो हो सकता है ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक दिखें, पर यहां पर मैंने ये वैल्यूज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अप टू 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ कर दी। तो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स आप नोट कर लीजिए और कुछ के एटॉमिक वेट्स विद टाइम आप मेमोराइज करने की, याद रखने की भी कोशिश करें। ठीक है, एक बार मैं ये वैल्यूज रीड कर देता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट अप टू 1 डेसिमल प्लेस है 1.0 AMU। ध्यान रहे ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, राउंडेड ऑफ है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 AMU है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। हालांकि कभी कभी फॉर इवन सिंपलर कैलकुलेशंस हम इसको 7 भी ले लिया करते हैं, पर 1 डेसिमल प्लेस तक लेना हो तो 6.9 लेना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक मास है 23.0, पोटेशियम का है 39.1। इसको भी अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें और सिंपलर बनाना चाहें तो आप 39 भी ले सकते हैं। अगर आप बियॉन्ड द डेसिमल कोई डिजिट ना लेना चाहें तो आप इसको सिर्फ 39 ले सकते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24.3 AMU, कैल्शियम का 40.1, एल्यूमिनियम का 27.0, क्रोमियम का 52.0, आयरन का 55.8। आयरन का एटॉमिक वेट 55.8 है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। हाँ, अगर हम डेसिमल प्लेस के बाद कोई डिजिट लेना ही ना चाहें तो ये वैल्यू राउंड ऑफ करके 56 भी लिखी जा सकती है। कई क्वेश्चंस में हम आयरन का एटॉमिक वेट 56 AMU लिया करते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे U लिखा हुआ है, ये एटॉमिक मास की यूनिट्स हैं। कई बार ये यूनिट्स लिखना हम अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि एटॉमिक मासेस बाय डिफॉल्ट AMU में ही अज्यूम किए जाते हैं। इसलिए अगर हम सिर्फ क्रोमियम के आगे 52 भी लिखते हैं तो भी अज्यूम कर लिया जाएगा कि ये मास AMU में है। तो ये जो रिलेटिव एटॉमिक वेट की यूनिट्स हैं इनको लिखना हम कभी कभी अवॉइड कर सकते हैं। कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5 AMU, जिंक का 65.4, मैंगनीज का 54.9, कार्बन का 12.0। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको कार्बन के नीचे एटॉमिक मास एग्जैक्टली 12 नहीं दिखाई देगा, 12.011 ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो कोई सोचेगा कि आपने तो क्लास में बताया था कि कार्बन 12 का मास एग्जैक्टली 12 होता है, तो फिर 12 के बाद वाले डिजिट्स क्यों आ रहे हैं? उसका जवाब यह है कि 12 AMU मास तो C12 का है। यहां जो पीरियोडिक टेबल में हमें कार्बन का एटॉमिक वेट दिख रहा है, ये एवरेज एटॉमिक वेट है। C12, C13 और C14 के मासेस का वेटेड एवरेज। C12 सबसे अबंडेंट है इसलिए एवरेज वैल्यू 12 के पास आ रही है, बट एग्जैक्टली 12 नहीं आ रही है। ठीक है,
सिलिकॉन 28.1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16.0, फास्फोरस 31.0, सल्फर 32.1। ये सारी वैल्यूज आप ध्यान रखने की कोशिश करें क्वेश्चंस करने के साथ साथ। ये वैल्यूज आपको धीरे धीरे मेमोराइज होनी चाहिए। सल्फर का मास कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में 32 लिख सकते हैं, क्लोरीन का 35.5 भी लिया करते हैं, ब्रोमीन का है 79.9 AMU। For even simpler calculations, we can use the atomic weight to be 80. Similarly, iodine का atomic weight और अप्रोक्सीमेट करके लिखना चाहे तो 127 लिख सकते हैं। सिल्वर का सिमिलरली 108 लिख सकते हैं। ये किसका सिंबल है? सिल्वर का। सिल्वर का लैटिन नेम क्या होता है? अर्जेंटम। अर्जेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सिंबल बना है Ag। तो ये हुए एवरेज एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट वर्ड बोलने का मतलब आगे से हमेशा एवरेज एटॉमिक वेट ही लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फॉर्मूला वेट्स फाइंड करने के बारे में बात करते हैं। हर केमिकल सब्सटेंस का एक फॉर्मूला होता है जो उस कंपाउंड का कंपोजिशन भी बताता है। तो उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी बताने वाला, कंपोजिशन बताने वाला जो फॉर्मूला है, उसके अंदर जितने भी एटम्स आ रहे हों उनके मासेस को अगर हम ऐड कर लें तब जो वैल्यू हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला वेट। ध्यान रहे केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों का मीनिंग सेम लेकर चल रहे हैं। शॉर्ट में लिखा करेंगे FW। जैसे ओजोन का फॉर्मूला है O3, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है Na2SO4। हर सब्सटेंस की, हर प्योर सब्सटेंस की, ध्यान रहे मिक्सचर नहीं, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस की आइडेंटिटी बताने वाला एक फॉर्मूला होता है। और उस केमिकल फॉर्मूला में आने वाले एटम्स के मासेस को जब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तब जो वैल्यू हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास या फॉर्मूला वेट। तो ये बहुत सिंपल टर्म है। फॉर्मूला वेट इज द sum of the atomic weights of all atoms sum of the atomic weights of all atoms appearing in a formula unit of a substance। किसी सब्सटेंस का फॉर्मूला बताने वाला जो यूनिट है उसमें जितने भी एटम्स आ रहे हैं उनके मासेस को ऐड करने पर जो मास मिलेगा उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट फाइंड करना काफी आसान है। चलिए इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। Determine the formula weights of the following substances। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, कंपाउंड के नाम से उसका फॉर्मूला लिखना आपको आना चाहिए। कंपाउंड के नाम से फॉर्मूला लिखना तभी आएगा जब आपको नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स का कुछ आइडिया हो। पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, ओजोन,
जिंक फॉस्फेट, किसी भी कंपाउंड के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना चाहिए, आगे वाले सारे लेटर्स स्मॉल होंगे. ओनली द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, रिमेनिंग ऑल लेटर्स शुड बी इन स्मॉल केस. एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, आपको सिंबल्स को लेकर काफी पर्टिकुलर होना चाहिए. चीजें आपको सही सही लिखनी है. केमिस्ट्री में हम सिंबल्स पर, रूल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. तो नाम का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल होंगे. अगर आप फॉस्फेट का पी कैपिटल बना रहे हैं तो उसको करेक्ट करिए, वो भी स्मॉल होगा. सुक्रोज, मैग्नीशियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, try to find the formula weights of these substances. Pause the video for a while and determine the formula weights. मैंने आपको एटॉमिक वेट्स तो बता ही दिए हैं, वो एटॉमिक वेट्स आपके यहां पर काम आएंगे. बट ऑब्वियसली आपको इन सब्सटेंसेस के फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए. पोटेशियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड के नाम में पहले कैटायन का नाम आता है और फिर एनायन का नाम. कैटायन यहां पर है पोटेशियम और एनायन है क्लोराइड. कैटायन इज K+ एंड एनायन इज Cl-. इन दोनों को कंबाइन करें तो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है KCl. पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है KCl. अगर इसका फॉर्मूला KCl है तो फॉर्मूला वेट क्या होगा? पोटेशियम और क्लोरीन के एटॉमिक वेट्स का सम. पोटेशियम का मास 39.1, क्लोरीन का 35.5. ये वैल्यूज ऐड करने पर आ रहा है 74.6 AMU. फॉर्मूला वेट की यूनिट्स भी AMU में होंगी. आगे करते हैं. ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6. तो फॉर्मूला वेट क्या होगा? 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स and 6 oxygen atoms put together. ये फॉर्मूला वेट होगा. (72 + 12 84 + 96). That will come out to be 180. ग्लूकोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो आप क्वेश्चंस में कई बार देखेंगे. ग्लूकोज का फॉर्मूला वेट आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, 180 AMU. ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3. ध्यान रहे हर प्योर सब्सटेंस का एक फॉर्मूला जरूर होता है जो उसकी आइडेंटिटी बताता है. ओजोन का फॉर्मूला है O3. ओनली 3 ऑक्सीजन एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट. उन 3 ऑक्सीजन एटम्स का मास हो जाएगा कलेक्टिवली 48 AMU. ओजोन का फॉर्मूला वेट है 48 AMU. फॉर्मूला वेट को हम कई बार मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं. क्या हर सब्सटेंस के फॉर्मूला वेट को मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं? क्या फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट में कोई फर्क है या ये दोनों टर्म सेम है? इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे. जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट अगेन एक आयनिक कंपाउंड का नाम है. जिंक आयन पर चार्ज होता है Zn2+ और फॉस्फेट आयन पर चार्ज होता है 3-. आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए हमें
कैटायंस और एनायंस का नंबर इस तरह से लेना होता है जिससे कि चार्ज बैलेंस हो जाए। तो ठंडे दिमाग से सोचिए, +2 चार्ज ऑन कैटायन, -3 चार्ज ऑन एनायन, म्यूचुअली कैसे बैलेंस होगा? ये तभी बैलेंस हो पाएगा जब हम 3 कैटायंस लें और 2 एनायंस लें पर फॉर्मूला यूनिट। 3 कैटायंस लेने पर +6, 2 एनायंस लेने पर -6 यूनिट्स ऑफ चार्ज आएगा, जो कि म्यूचुअली कैंसिल हो जाएगा। तो ये है जिंक फॉस्फेट का फॉर्मूला। चलिए फाइंड करते हैं फॉर्मूला वेट। जिंक एटम्स का मास, सोचिए यहां पर कितने फास्फोरस एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। The masses of all types of atoms have to be added. ऐड करिए ये वैल्यू। फर्स्ट वाला टर्म आएगा 65 into 3, that would be 195, 196.2 plus 62 plus 128. Add all these numbers together. 62 plus 128 will come out to be 190. उसमें ये ऐड कर दे तो हो जाएगा 386.2 AMU। आपको फॉर्मूला वेट में एटॉमिक मासेस अप टू 1 डेसिमल प्लेस लेने हैं। आगे के क्वेश्चंस में भी आपको एटॉमिक मासेस अप टू 1 डेसिमल प्लेस ही लेने हैं, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन ने आपको ज्यादा डिजिट्स तक डेटा दिया हो। अदरवाइज आपको वैल्यूज अप टू 1 डेसिमल प्लेस लेनी है। सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं इसका फॉर्मूला? सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। तो इसका फॉर्मूला वेट क्या होगा? 12 कार्बन एटम्स, 22 हाइड्रोजन एटम्स and 11 oxygen atoms put together. Try and add these values. 11 into 16 will come out to be 176. 176 में 22 ऐड करें तो आता है 198. 198 में 144 ऐड करें तो आएगा 342 AMU। सिमिलरली ये पार्ट्स भी आपको करने हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, अगेन ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। एज अ जनरल स्टेटमेंट, आयनिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें आयंस प्रेजेंट हों, कैटायन के अराउंड एनायंस हों और एनायन के अराउंड कैटायंस हों। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में यूजुअली आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे यहां पर मेटल है मैग्नीशियम और नॉन मेटल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रेट आयन होता है NO3-। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर। और यहां से फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा? +2 और -1 यूनिट ऑफ चार्ज है। चार्ज बैलेंस करने जाए तो फॉर्मूला क्रिएट होगा MgNO3 2। अब इन एटॉमिक मासेस को आप ऐड करिए। एक मैग्नीशियम एटम, 2 नाइट्रोजन एटम्स, 6 ऑक्सीजन एटम्स, इन सब के मासेस आप ऐड करें। 16 into 6 is 96. 96 plus 28 is 124. 124 में 24 और ऐड किया 148.3। सल्फ्यूरिक एसिड एक कॉमनली यूज्ड कमर्शियल एसिड है। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4।
हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं इसमें। अगर आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 98.1। इसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी फॉर्मूला वेट फाइंड करें। पोटेशियम आयन है K+ और डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2-। K+ एंड Cr2O7 2-। इनसे अगर चार्ज बैलेंस किया जाए तो फॉर्मूला बनता है K2Cr2O7। सारे केटायंस और एनायंस के नाम आपको याद हो, ये कोई जरूरी नहीं है। एज ऑफ नाउ जो मैं आपको समझा रहा हूं, एटलीस्ट वो नेमिंग, वो केटायंस और एनायंस के नाम आप ध्यान रखने की कोशिश करें। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है। एटलीस्ट आगे के लिए ये याद रखने की कोशिश करें। फॉर्मूला वेट क्या आएगा? 2 क्रोमियम एटम्स जिनका कलेक्टिव मास हो जाएगा 78.2, सॉरी 2 पोटेशियम एटम्स का मास, 2 क्रोमियम एटम्स जिनका वेट 52 AMU है, 104, 7 ऑक्सीजन एटम्स जिनका मास 112 आएगा। ये सारी वैल्यूज अगर हम ऐड करें तो 216 में 78 ऐड करें तो 294 मिलेगा। यूनिट लिखना अपन कभी कभी अवॉइड भी कर सकते हैं। फॉर्मूला वेट की यूनिट्स बाय डिफॉल्ट AMU हैं, तो होपफुली आपको फॉर्मूला वेट्स फाइंड करना समझ में आ रहा है। एक प्योर सब्सटेंस का फॉर्मूला पता होने पर उसका फॉर्मूला वेट फाइंड किया जा सकता है। फॉर्मूला वेट को कई बार मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। फॉर्मूला वेट को मॉलिक्यूलर वेट कब कह पाएंगे? उसका जवाब यह है कि जब सब्सटेंस मॉलिक्यूलर हो, सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। हमें कैसे पता चलेगा कि सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल्स कोवेलेंटली बॉन्डेड यूनिट्स होती हैं एटम्स की, और मॉलिक्यूल्स यूजुअली नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। एज ऑफ नाउ आप इतना याद रखिए, मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। होपफुली यू नो व्हाट अ कोवेलेंट बॉन्ड इज। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। और ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स के बनने से जो यूनिट्स क्रिएट होती हैं एटम्स की, ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्रिएट होते हैं, उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो जो सब्सटेंस ऐसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके फॉर्मूला वेट को मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं। जो सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, उनके फॉर्मूला वेट को मॉलिक्यूलर वेट नहीं कह सकते। यहां पर मैं आपको एक सिंपल क्लासिफिकेशन समझाता हूं, जिसको आप अपने नोट्स में साइड में नोट करिए, क्योंकि ये हमारे मेन फ्लो का हिस्सा नहीं है। एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक ही तरह के एटम्स हों। एलिमेंट्स एटॉमिक भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स का कैटेगराइजेशन एटॉमिक एलिमेंट के तौर पर भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर एलिमेंट के तौर पर भी हो सकता है। एटॉमिक एलिमेंट्स वो है जिनमें एटम्स एक दूसरे से सेपरेटेड हों, उनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना हुआ हो। एटॉमिक एलिमेंट का एग्जाम्पल है हीलियम, आयरन, जिंक एटसेट्रा। एटम्स एक दूसरे से अलग हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है। ऐसे एटम्स अगर प्रेजेंट हो तो फिर एलिमेंट को बोला जाएगा एटॉमिक एलिमेंट।
ऑन द अदर हैंड अगर एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हों, एज अ सिंगल यूनिट बिहेव कर रहे हों, 2, 3 या 4 एटम्स आपस में बॉन्ड होकर एज अ सिंगल यूनिट बिहेव कर रहे हों, तो ऐसे एलिमेंट को अपन बोलेंगे मॉलिक्यूलर एलिमेंट, जैसे ओजोन, P4, S8 एक्सेट्रा। कुछ लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि मॉलिक्यूल सिर्फ कंपाउंड में एग्जिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, बस उन मॉलिक्यूल्स में एटम्स एक जैसे ही होंगे। जैसे O3 में तीनों एटम्स एक जैसे हैं, P4 में चारों एटम्स एक जैसे हैं, S8 में 8 एटम्स सल्फर के ही हैं। तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड यूनिट्स हैं जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स यूजुअली नॉन मेटल्स ही आपस में बनाते हैं। तो एलिमेंट्स एटॉमिक भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर भी। ऑन द अदर हैंड कंपाउंड्स एक से ज्यादा एलिमेंट्स के फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करने पर बनते हैं। एक से ज्यादा एलिमेंट्स जब एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल रेशियो में, फिक्स्ड मास रेशियो में कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, तब बनते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के 2 कैटेगराइजेशन हैं। कंपाउंड्स आर आइदर आयनिक और मॉलिक्यूलर। कंपाउंड्स में या तो आयंस होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस, या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एलिमेंट्स भी मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी मॉलिक्यूलर हो सकते हैं। एलिमेंट्स 2 तरह के होते हैं, एटॉमिक एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स भी 2 तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल होंगे NaCl, Fe2O3 etc. Ionic compounds usually cations or anions. Ionic compounds usually metals और non-metals के बीच में बनेंगे और cations anions contain करेंगे। cation metal से बनेगा और anion non-metal से। Molecular compounds non-metals के बीच में ही बनेंगे, जैसे मीथेन, वाटर, अमोनिया etc. तो ये ब्रीफ क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट्स कैन बी एटॉमिक एज वेल एज मॉलिक्यूलर, कंपाउंड्स कैन बी आयनिक एज वेल एज मॉलिक्यूलर। हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको बनाने वाली जो बेसिक यूनिट्स हैं, वो या तो एटम्स होते हैं, या आयंस होते हैं, या मॉलिक्यूल्स होते हैं। Atoms, ions and molecules are the building blocks of all the substances that we find around us. जैसे आयरन का बिल्डिंग ब्लॉक Fe एटम्स हैं, ओजोन का बिल्डिंग ब्लॉक O3 मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम क्लोराइड का बिल्डिंग ब्लॉक Na+ एंड Cl- आयंस हैं। बिल्डिंग ब्लॉक आप समझ रहे हैं? उस सब्सटेंस को बनाने वाली जो सबसे छोटी यूनिट्स हैं, जो ईंटें हैं जिनसे मिलकर वो बिल्डिंग बनी है, वो बेसिक यूनिट, वो ब्रिक, वो ईंट क्या है? आयरन को बनाने वाली बेसिक यूनिट है आयरन एटम। ओजोन को बनाने वाली बेसिक यूनिट है ओजोन मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड को बनाने वाली बेसिक यूनिट्स हैं Na+ एंड Cl- आयंस। होपफुली ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर लौटता हूं, जिसमें मैंने कहा था कि फॉर्मूला वेट को मॉलिक्यूलर वेट कब कह सकते हैं? अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूलर हो, कोवेलेंटली बॉन्डेड डिस्टिंक्ट यूनिट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, तो हम फॉर्मूला वेट को क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। चलिए, हमने जो क्लास में एग्जांपल्स किए उनमें पहचानने की कोशिश करते हैं कि किस किस केस में फॉर्मूला वेट को मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, पोटेशियम क्लोराइड। ये एक आयनिक कंपाउंड है, कैटायंस और एनायंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं।
तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस नहीं है, इसके फॉर्मूला वेट को मॉलिक्यूलर वेट नहीं कह सकते। लेकिन ग्लूकोज एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसकी फॉर्मूला वेट को हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। शॉर्ट में लिखा करेंगे MW। सिमिलरली ओजोन भी मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूल्स नॉन मेटल एटम्स आपस में बनाते हैं, ये एक जनरल बात है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ये जनरल बात आप याद रखिए। O3 भी एक मॉलिक्यूल है, तो ओजोन के फॉर्मूला वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं। क्या जिंक फॉस्फेट के फॉर्मूला वेट को मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं? नहीं, ये आयनिक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं है। सुक्रोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड नहीं है। सुक्रोज का फॉर्मूला वेट मॉलिक्यूलर वेट है। मैग्नीशियम नाइट्रेट अगेन आयनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला वेट मॉलिक्यूलर वेट नहीं कहा जा सकता। सल्फ्यूरिक एसिड नॉन मेटल से ही मिलकर बना है, ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसके फॉर्मूला वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को यहां पर बहुत सरप्राइज होगा, उन लोगों की पुरानी अवधारणा, पुराना जो माइंडसेट था वो थोड़ा हिल जाएगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि एसिड्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। कुछ लोगों का ये मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका ये मानना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स शायद ये मानते रहे हों कि एसिड्स HCl, HBr, HNO3, H2SO4 ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। ध्यान रहे, एसिड्स आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते। प्लीज क्लियर दिस मिसकंसेप्शन। एसिड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, एसिड्स आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। HCl में H+ और Cl- आयंस प्रेजेंट नहीं होते। तो फिर कोई बोलेगा फिर वो H+ आयन क्यों बनाता है? उसका जवाब है वाटर में डिसॉल्व होकर बनाता है। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स HCl के बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं और H+ और Cl- आयंस क्रिएट करते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल HCl था, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं था, वो मॉलिक्यूलर था। HCl एक गैस होती है, रूम टेम्परेचर पर HCl इज अ गैस। व्हेन नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर, HCl इज अ गैस and it is a molecular compound. So always remember, H2SO4 में कोई H+ आयंस प्रेजेंट नहीं है। पानी में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस में वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन उसमें पहले से कोई H+ आयंस प्रेजेंट हो, पानी में आने से पहले से ही प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है। एसिड्स आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, एसिड्स आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स। प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस थिंग। इसी वजह से H2SO4 के फॉर्मूला वेट को हम क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के फॉर्मूला वेट को मॉलिक्यूलर वेट नहीं कह पाएंगे, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एक आयनिक कंपाउंड है। अभी के लिए फिलहाल एक सिंपल सी बात याद रखिए, अगर फॉर्मूला में सिर्फ नॉन मेटल्स ही दिख रहे हैं तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है और उसके फॉर्मूला वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे। इतना अभी याद रखिए, आगे और चीजें आप समझ पाएंगे। फिलहाल फॉर्मूला वेट को हमेशा मॉलिक्यूलर वेट नहीं कह सकते। फॉर्मूला वेट को मॉलिक्यूलर वेट तभी कह सकते हैं जब वो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करने पर कुछ बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट वाली बात एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। फॉर्मूला वेट तो किसी भी प्योर सब्सटेंस के फॉर्मूला में आने वाले सारे एटम्स के मासेस का सम है, और अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर हो, अगर वो डिस्टिंक्ट कोवेलेंटली बॉन्डेड यूनिट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, तो फिर
फॉर्मूला वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं। जैसे वाटर के अंदर डिस्टिंक्ट H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के किसी भी सैंपल में H2O 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 ऐसी यूनिट्स, कोवेलेंटली बॉन्डेड यूनिट्स प्रेजेंट हैं न्यूमरस नंबर में, न्यूमरस अमाउंट में। इस वजह से वाटर एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है और वाटर के फॉर्मूला वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं। जबकि सोडियम क्लोराइड में आयंस प्रेजेंट हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड यूनिट्स नहीं प्रेजेंट हैं, इसलिए सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला वेट को मॉलिक्यूलर वेट नहीं कह पाएंगे, ऐसा कहना गलत होगा। सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला वेट को सिर्फ फॉर्मूला वेट ही कहेंगे। तो फॉर्मूला वेट एक जनरल टर्म है और मॉलिक्यूलर वेट उसका एक सब केस है। इस स्टेटमेंट आप क्लियरली रीड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इफ द सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग ऐसी यूनिट्स जो एक दूसरे से अलग हों, अलग अलग कोवेलेंटली बॉन्डेड यूनिट्स हों, एटम्स का एक टीम हो, एक ग्रुप ऑफ एटम हो और वो एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को, ऐसी टीम ऑफ एटम्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। और इस तरह के अगर न्यूमरस मॉलिक्यूल्स से मिलकर वो सब्सटेंस बना हो तो वो एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है और उसके फॉर्मूला वेट को हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड फाइंड करना सीखते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब है उस कंपाउंड में प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का परसेंटेज बाय मास। जैसे ग्लूकोज में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज के किसी सैंपल में कार्बन का कितना परसेंटेज बाय मास है, हाइड्रोजन का कितना है और ऑक्सीजन का कितना है, इन तीनों एलिमेंट्स का परसेंटेज बाय मास कितना है, ये पता लगाने को, ये बताने को बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड रेफर्स टू द परसेंटेज बाय मास, नॉट परसेंटेज बाय नंबर बट परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। किसी कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है, मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज लें या 50 ग्राम ग्लूकोज लें या 1000 ग्राम ग्लूकोज लें या 1 नैनोग्राम ग्लूकोज लें या 1 टन ग्लूकोज लें, इन सारे सैंपल्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय मास सेम रहेगा। इसके पीछे जो लॉ रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। एक कंपाउंड में एलिमेंट्स का आपस का रेशियो फिक्स्ड होता है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो फिक्स्ड है और इस वजह से इन एलिमेंट्स के परसेंटेज बाय मास भी फिक्स्ड हैं। तो किसी कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर आपको फाइंड करना हो तो आपको पलटकर ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आपने कंपाउंड कितना लिया है, 1 ग्राम लिया है या 1000 ग्राम लिया है, कितना भी लिया हो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड विल रिमेन द same. Percentage composition of a compound can be determined from a formula unit itself. बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करने के लिए सिर्फ क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। कंपाउंड का फॉर्मूला अगर पता है तो उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम फाइंड कर सकते हैं। इस बात को ऐसे समझें, मान लो किसी बिल्डिंग को बनाने में एक पर्टिकुलर टाइप की ब्रिक्स हमने यूज किए हैं। उस बिल्डिंग को बनाने में जितने भी ब्रिक्स यूज हुए हैं वो सब एक जैसे हैं और एक ब्रिक के अंदर 2 सब्सटेंसेस यूज हुए हैं, ए एंड बी। ए और बी का मास रेशियो 2:1 है। एक ब्रिक में, एक ईंट में ए और बी का मास रेशियो 2:1 है। तो बताइए 2 ब्रिक्स कलेक्टिवली लिए जाएं तो ए और बी का मास रेशियो क्या होगा? 100 ब्रिक्स लिए जाएं तो ए और बी का मास रेशियो क्या होगा? एक रूम में ए और बी का मास रेशियो क्या होगा? अगर सारी ईंटें एक जैसी हैं तो एक ब्रिक में जो मास रेशियो है 2:1,
वो 100 ब्रिक्स में भी रहेगा, वो 1 ट्रिलियन ब्रिक्स में भी रहेगा, वो एक रूम के ब्रिक्स में भी रहेगा, वो पूरी बिल्डिंग की ब्रिक्स में भी रहेगा। पूरी बिल्डिंग में भी अगर ए और बी का मास रेशियो देखा जाए तो वो 2:1 ही रहेगा, क्योंकि वो मास रेशियो उस ब्रिक से फिक्स हो गया है, उस फॉर्मूला यूनिट से फिक्स हो गया है, उस फंडामेंटल यूनिट से फिक्स हो गया है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी एक फंडामेंटल यूनिट से, फॉर्मूला यूनिट से ही फिक्स हो जाता है। फॉर्मूला यूनिट मतलब फॉर्मूला बताने वाली यूनिट। जैसे सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मूला यूनिट है NaNO3। एक सोडियम आयन और एक नाइट्रेट आयन मिलाकर कहा जाएगा एक फॉर्मूला यूनिट। होपफुली आप ये बात समझ पा रहे हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन एक फॉर्मूला यूनिट से ही फाइंड कर सकते हैं। चलिए ऐसा करके देखते हैं। Determine the percentage composition of the following compounds। एक दो एग्जाम्पल्स में करता हूं, एक दो पार्ट्स में आपकी वर्किंग के लिए छोड़ दूंगा। जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करने के लिए बस एक ही चीज पता होना जरूरी है, और वो है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला वेट फाइंड कर लीजिए। थोड़ी देर पहले हमने किया था। ग्लूकोज का फॉर्मूला वेट है 180 AMU, और इसमें कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन है, हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये भी आप जानते होंगे। और उस कंट्रीब्यूशन को यूज करते हुए अब हम मास परसेंटेजेस फाइंड कर सकते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, उसका फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज ऐसे ही फाइंड होती है जिस तरह से आप परसेंटेज ऑफ जिस तरह से हम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फाइंड करते हैं किसी भी एग्जाम में, उसी तरह से फाइंड होते हैं परसेंटेज बाय मास। तो वो कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। यहां पर ग्लूकोज का परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड कर रहे थे। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स हैं ऑफ 12 AMU मास ईच, तो उनका कलेक्टिव मास आ जाएगा 72 AMU। ये कैलकुलेशन अगर आप परफॉर्म करेंगे, इजी कैलकुलेशन है, 6 से 180 कैंसिल हो जाएगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज आएगा 40%। सिमिलरली दूसरे एलिमेंट्स का भी परसेंटेज बाय मास फाइंड कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं ऑफ 1 AMU मास ईच। कैलकुलेट करने पर परसेंटेज बाय मास आता है 6.7%। अच्छा, तीनों एलिमेंट्स के परसेंटेज बाय मास का सम 100% होना चाहिए। एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके परसेंटेज बाय मास ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 100। तो अगर हम दो एलिमेंट्स का मास परसेंटेज कॉन्फिडेंटली फाइंड कर चुके हैं तो तीसरे का परसेंटेज बाय मास 100 में से सब्ट्रैक्ट करके भी आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ मैंने ये कैलकुलेशन फिर से करी। 6 ऑक्सीजन एटम्स पर फॉर्मूला यूनिट है, उनका मास फाइंड किया, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने पर परसेंटेज आ रही है 53.3%। ऑब्जर्व करिए 40, 6.7 एंड 53.3, इनको ऐड करने पर 100% आ जाएगा। तो ग्लूकोज के किसी भी सैंपल में, बड़े या छोटे किसी भी सैंपल में 40% कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन है एंड 53.3%
ऑक्सीजन है बाय मास। अगर आपके पास एक प्योर ग्लूकोज का पैकेट हो तो उसके ऊपर आप ये परसेंटेजेस लिख भी सकते हैं। वो ग्लूकोज अगर आप कंज्यूम भी करते जाएं तब भी उसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन यही रहेगा। कुछ दिनों बाद ग्लूकोज आप खाते गए और बाद में 1 ग्राम ग्लूकोज ही बचा उस पैकेट में, तब भी उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। अच्छा बताइए, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन जैसी होंगी, हाइड्रोजन जैसी होंगी या ऑक्सीजन जैसी होंगी? उसका जवाब है इनमें से किसी के जैसी नहीं होंगी। जब एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बना लेते हैं तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिमेंट से डिफरेंट हो जाती है। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिमेंट से मैच नहीं करती। जैसे वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मैच नहीं करती, वैसे ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज भी कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से ड्रास्टिकली डिफरेंट होंगे। दिस इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज। एज अ सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव टेकन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉमर्शियली कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला वेट 1 सोडियम, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन एटम के मास को जोड़ने पर मिलेगा, जो कि आया है 40 AMU। इसमें तीनों एलिमेंट्स का ये कंट्रीब्यूशन है। सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन 23, 16 एंड 1 AMU है। बस उसके बाद सिंपल है परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करना। मास परसेंटेज ऑफ सोडियम इज मास ऑफ सोडियम अपॉन फॉर्मूला वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करने के लिए बस एक ही चीज पता होनी चाहिए, वो है सब्सटेंस का फॉर्मूला, एंड ऑब्वियसली एटॉमिक वेट्स भी पता होने चाहिए। सिमिलरली मैंने ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय मास फाइंड किया। 2 एलिमेंट्स का परसेंटेज बाय मास फाइंड होने के बाद मैंने 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैं अपनी 2 कैलकुलेशंस के बारे में कॉन्फिडेंट था, तो मैंने डायरेक्टली 100 में से सब्ट्रैक्ट करके 3rd एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास फाइंड कर लिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में एनी सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल कंटेन 57.5% सोडियम, 40% ऑक्सीजन एंड 2.5% हाइड्रोजन बाय मास। This is the percentage composition of sodium hydroxide. Hopefully आप percentage composition find करना समझ पा रहे हैं। ये simple percentage find करने जैसा ही है। For further practice आप यही calculations सुक्रोज के लिए करें। सेम कैलकुलेशन आप मिथेनॉल के लिए करें, CH3OH के लिए। ठीक है, तो इनके आंसर्स अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो आप AlOH होल थ्राइस ले लीजिए। परसेंटेज कॉम्पोजिशन इनका आप फाइंड करिए एज होमवर्क। फर्दर होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। होपफुली आप उन ग्रुप्स में एडेड हैं। जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है वो आप एक सेपरेट होमवर्क कॉपी में करिए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो है मोल की डेफिनेशन के बारे में, द मोल कंसेप्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस चैप्टर। वो डिस्कशन अब अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये सारे नोट्स प्रॉपरली बनाइए, दिए गए क्वेश्चंस करिए, फिर हम अगली क्लास में मोल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।